सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी का स्वागत रायथान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे हैं, भारत का संविधान चल रहा है और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम लोग इस पार्ट में जो बात करने जा रहे हैं कि भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, कौन सा प्रावधान किस प्रकार के संशोधन के द्वारा होता है, साधारण बहुमत से कौन से होते हैं, विशेष बहुमत से कौन से होते हैं। विशेष बहुमत वे आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से कौन से संशोधन होते हैं, उनकी हम लोग यहां बात करेंगे। बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और यह संविधान संशोधन का एक ऐसा टॉपिक है, इसे हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। और यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि अब तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं और कितने संशोधन विधेयक लाए गए हैं। संशोधन विधेयक लाए गए हैं उनकी संख्या अलग होती है और संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनकी संख्या अलग होती है। तो इन बातों पर मैं आपसे आज बात करूंगा। दोस्तों, टॉपिक जो हमारा आज का है वे है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, यह टॉपिक हमारा है। बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए मित्रों, हम संशोधन की बात करें, भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। लेकिन दोस्तों, इधर हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, दोनों बातों में अंतर है। अभी अंतर क्लियर कर दूंगा कि आपसे यह पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, आप बताएंगे 3 प्रकार से होते हैं। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप ये कहेंगे सर ये अंतर क्यों है, क्या अंतर है दोनों में? तो अभी निकल के सामने आ जाएगा। देखिए, हम लोग बात करें संविधान में संशोधन की तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1, साधारण बहुमत। पहला जो प्रकार आएगा मेरे मित्रों, वे कौन सा है? साधारण बहुमत से, या आप लिख सकते हो सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से। नंबर 2 है विशेष बहुमत। अब दोस्तों ये ध्यान दें आप लोग, विशेष बहुमत से हम जल्दीबाजी में यही कह जाते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य संख्या से जो विधेयक पारित होते हैं, जो संशोधन होते हैं, उन्हें हम विशेष बहुमत कहते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें एक बात और छिपी हुई है। वे बात हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भूल जाते हैं। देखिए क्या है वे
विशेष बहुमत का मतलब है मेरे मित्रों, सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत होगा। अभी बताऊंगा आपको। इसमें दो बातें होंगी, सदन की तो कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब हमें यह समझना है कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है। दोस्तों, आपको पता होगा, किसी भी सभा, किसी भी बैठक, उसके लिए एक निर्धारित कोरम होता है। निर्धारित कोरम का मतलब निर्धारित कोरम का मतलब एक न्यूनतम संख्या जो किसी बैठक को शुरू करने के लिए अनिवार्य है। और हमारे जो संसद है, संसद का भी अपना एक कोरम होता है और यह कोरम होता है 1/10 का। कोरम होता है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का 1/10 हिस्सा। कितना मेरे मित्रों? 1/10 हिस्सा। जैसे हम बात करें संसद की, तो संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अगर किसी बैठक में, किसी अधिवेशन में उपस्थित होंगे तो ही कार्यवाही आगे शुरू होगी। और 1/10 लोकसभा के लिए 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य। कोरम को दोस्तों गणपूर्ति भी बोलते हैं। फिर से समझा रहा हूं, कोरम या गणपूर्ति का मतलब है किसी भी सभा हो, किसी भी सदन हो, उसका अपना एक गणपूर्ति, एक कोरम होता है कि इतने में से इतने सदस्य आएंगे तो ही हम बैठक की कार्यवाही शुरू करेंगे। और हमारी संसद का जो कोरम है वे 1/10 सदस्य है। कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी लोकसभा में 55 सदस्य राउंड फिगर में और राज्यसभा में 25 सदस्य। अब सुनो, जैसे लोकसभा की बैठक बुलाई और लोकसभा की बैठक में 40 मेंबर पहुंचे, तो दोस्तों जो सदन का मुखिया है वे मना कर देगा कि हम बैठक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूनतम जो बैठक के लिए सदस्य निर्धारित है 1/10, यानी 55 सदस्य नहीं आए। और माना कि 55 आ गए, 56 आ गए, 55 से 1 प्लस आ गया, तो हम लोग उस सदन की बैठक करेंगे चाहे सदस्य संख्या कितनी ही क्यों ना हो। तो इसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। लोकसभा में 55 सदस्यों का है, राज्यसभा में 25 सदस्यों का है। अब मित्रों, जितने लोग आए उनमें से 1/2 प्लस 1, यानी 100 सदस्य आए, 100 में से 1/2 50 प्लस में 1। अगर 51 सदस्य, 51 वोट एक तरफ और 50 से 49 वोट एक तरफ, तो उस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है
इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। उपस्थित होने वाले, समझ गए, जो उपस्थित आए हैं, ठीक है, उनका 1/2+1, इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। ठीक है, आधे से 1 प्लस, कुल सदस्य संख्या का नहीं, जो लोग आए हैं, जो लोग आए हैं, कुल सदस्य संख्या का नहीं, जो लोग आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत, मतलब कुल सदस्य संख्या जैसे कि 400 है तो 400 का तो बहुमत, बहुमत का मतलब 400 आधा प्लस 1, 400 में 200 प्लस 1 तो कितने हो गए, 201। ये तो हो गया सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, का बहुमत, का बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी 1/2+1, तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी जैसे कि 300 लोगों ने मतदान किया, 300 लोग उपस्थित आए तो उनका 2/3, ठीक है ना, समझ आ गया। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत 1/2+1 तथा उपस्थित कितने लोग आए, मतदान कितने लोगों ने किया, उनका 2/3 बहुमत, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत समझ गए, आधे से एक ज्यादा, कौन, जो लोग उपस्थित आए उनका, ठीक है। विशेष बहुमत का सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 1/2+1 तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करें मेरे मित्रों, तो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस तथा आधे राज्य, आधे राज्य, आधे राज्यों के विधान मंडल द्वारा, विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन, अनुमोदन, ये मैंने लिखा। दोस्तों ध्यान देना, यहां आधे से अधिक नहीं है, फिर सुने, यहां पे मेरे मित्रों आधे से अधिक नहीं है, आधे से अधिक नहीं है, आधे राज्यों के विधान मंडल, इस शब्द का प्रयोग किया है, यहां इस शब्दावली का प्रयोग किया है। आपको एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करेगा, वे लिखेगा आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक नहीं, आधे राज्यों के विधान मंडल द्वारा अनुमोदन। तो कितने प्रकार के संशोधन हो गए, 3 प्रकार के। नंबर 1 सामान्य बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है मैंने इधर समझाया है, नंबर 3 विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा अनुमोदन। कितने प्रकार के संशोधन हो गए मेरे मित्रों, 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के जो संशोधन है, ये भारत के संविधान में इन तीनों का हम लोग 3 प्रकार संशोधन करते हैं। लेकिन अब बात आती है अनुच्छेद 368 के अनुसार, ध्यान सुनना, अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। नंबर 1 नंबर का संशोधन, 2 नंबर का संशोधन और 3 नंबर का संशोधन हमने पढ़े हैं, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत 1 नंबर का संशोधन काउंट नहीं होता है, 2 नंबर का होता है और 3 नंबर का होता है। फिर से सुने, अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन की पूछे आपसे, तो आप बताएंगे कि 1 नंबर नहीं आएगा, इसमें सामान्य बहुमत से यहां कोई संशोधन नहीं होता है, 2 और 3 नंबर आएंगे। अब बात सुने आप लोग, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं, वही संविधान संशोधन
संशोधन के रूप में काउंट होते हैं। एक नंबर से कोई भी संशोधन होगा तो उसकी गिनती संविधान संशोधन के रूप में नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में भी इस प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, 2 और 3 का ही उल्लेख है। इसलिए अगर गिनती करेंगे संविधान संशोधनों की तो 1 नंबर काउंट नहीं होगा, 2 नंबर और 3 नंबर काउंट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? संविधान में संशोधन 3 प्रकार के, लेकिन अनुच्छेद 368 की बात करें तो 1 नंबर नहीं आएगा, 2 और 3 नंबर आएंगे। 2 और 3 नंबर से जो संविधान संशोधन होंगे वे ही संशोधन के रूप में काउंट होंगे। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? देखिए अपन लोगों ने जब अनुच्छेद 2 1 2 3 4 पढ़ा था तो 4 में यही तो लिखा हुआ था कि 2 और 3 नंबर का अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो प्रक्रिया है उस पे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात सामान्य बहुमत से होंगे। इसलिए किसी नए राज्य गठन करना, परिवर्तन करना, सीमा में वृद्धि करनी, उनके नाम में परिवर्तन करना, किसी भारी क्षेत्र को भारत में मिलाना, इनके लिए कोई संविधान संशोधन की गिनती नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारे पास एक बात और यह समझनी है कि 3 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया ना आपका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अनुच्छेद 368 के तहत सामान्य बहुमत का कोई संशोधन काउंट नहीं होता है। संशोधन 2 ही संविधान के रूप में काउंट होंगे, संविधान संशोधन के रूप में 2 और 3 नंबर का। 3 नंबर क्या कह रहा है? विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। एक तो ये समझ लें कि आधे से एक अधिक जैसी शब्दावली का यहां प्रयोग नहीं किया गया है, आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। ये क्लियर आप ध्यान रखें। अब क्या होगा साहब कि कोई भी विधेयक तब राज्यों के विधान मंडल के पास भेजा जाएगा तो राज्य के विधान मंडल क्या कर सकते हैं ये हमें समझना है। राज्य के विधान मंडल क्या कर सकते हैं ये हमको समझना है। वे 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों ध्यान देना, गजब की चीज है ये। 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो उसको अनुमोदन करेंगे, नंबर 2, या अनुमोदन से मना करेंगे। समझ आ गई? या तो उसे अनुमोदित करेंगे या अनुमोदन से मना कर देंगे। नोट, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे। दोस्तों आराम से समझे आप लोग। भाई अनुच्छेद 3 नंबर के पॉइंट के अनुसार आधे राज्यों के विधान मंडल के लिए कोई संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधान मंडल के पास पहुंचा तो अब यह समझना है कि राज्यों के विधान मंडल क्या कर सकते हैं। जो राज्य हैं, राज्यों के विधान मंडल क्या कर सकते हैं, इस बात पर हमको समझना है। दोस्तों राज्यों के विधान मंडल 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, राज्यों के विधान मंडल उसे अनुमोदित कर सकते हैं और राज्यों के विधान मंडल उसे अनुमोदन करने से मना कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करेंगे। नोट कर लें आप लोग, कहीं गलती कर बैठे कि उन्हें उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब सुनिए आप लोग। अब आप कहिए सर अगर कोई विधेयक राज्यों के विधान मंडल के पास गया तो वे किस बहुमत से उसे पारित करेंगे, किस बहुमत से उसे पारित करेंगे? मित्रों ये बात संविधान में नहीं लिखी गई है। तो आप कहेंगे सर फिर भी, तो दोस्तों वे भी विशेष बहुमत से ही उसे अनुमोदित करेंगे।
राज्य के विधानमंडल ये पॉइंट नंबर 3 के संशोधन के पास जाएंगे तो वे भी विशेष बहुमत से उसका अनुमोदन करेंगे। क्लियर? दो काम कर सकते हैं, अनुमोदित कर सकते हैं, अनुमोदन से मना कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। अगर अनुमोदन करेंगे तो वे भी विशेष बहुमत से ही करेंगे। बताइए कोई समस्या हो तो बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है ना? हाँ। अब दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, कोई भी विधेयक है, कोई विधेयक वे अंत में जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति क्या करेगा? देखिए, आपको मैंने बात बताई थी कि जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, 24 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ 1971 में, उसमें क्या कर दिया? 24वां संविधान संशोधन 1971, ये मैंने आपको एक एक करके अलग से पार्ट पढ़ाए हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जरूर देख लें कि ये 24वां संविधान संशोधन क्या है। यहां तो मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, अलग से एक पार्ट डाला हुआ है मेरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद वाला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद ने किया था। ये ध्यान रखना, उन पार्टों को जरूर देख लेना आप लोग। यहां शॉर्ट में बात कर रहा हूं। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये कहा गया, ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, यानी उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, और जिस दिन हस्ताक्षर किए उसी दिन से वे विधेयक संविधान संशोधन के रूप में लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये कहानी समझ में आ गई। अब यहां केशवानंद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनकी कहानी हमें और पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वे अलग से मेरे डाले हुए हैं, वहां से आप लोग पढ़ लेना। अब आपसे मैं यहां बात करूंगा दोस्तों, 3 प्रावधान है। 3 प्रावधान सामान्य बहुमत वाले, विशेष बहुमत वाले और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। तो इसमें कौन सा विषय किस प्रकार की संशोधन की गिनती में आता है दोस्तों, ये हमें अब समझना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कितने संशोधन होते होंगे, इतने संशोधनों को हम कैसे याद कर लेंगे? अरे मित्रों कर लेंगे, मैं खड़ा हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? आप लोग आराम से होंगे, आराम से होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और डायग्राम बनाए मेरे साथ साथ। देखिए, संविधान में जो संशोधन है मित्रों 3 प्रकार से होंगे। आराम समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 सामान्य बहुमत से। नंबर 2 विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से। और नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के
के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन। शॉर्ट में लिख दिया, आपको मैंने समझाया। ये तीन प्रकार से हमारे संशोधन होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें यदि सामान्य बहुमत से हम याद कर लें, इनमें से किन्हीं हम दो का याद कर लें, तो बाकी के बचे हुए सभी विषय तीसरे नंबर में चले जाएंगे। अब दो का हम याद करेंगे, सामान्य बहुमत से कर लें, विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन, इसमें कर लें। बाकी के जो सभी विषय बच जाएंगे वे विषय कहां चले जाएंगे? विशेष बहुमत वाले में। अब आप कहेंगे सर ये तो समस्या आ गई। अरे बेटा बिल्कुल समस्या नहीं है, ये तो मैं आपके पहले से ही याद करवा चुका। आप कहेंगे सर कब याद करवा दिया, इतनी झूठ क्यों बोलते हैं, अलवर वाले झूठ बोलते हैं क्या, है ना, कहेंगे ना? नहीं, याद हो गया है। सामान्य बहुमत वाला पहले ही मैं याद करवा चुका हूं दोस्तों। यही कह रहा हूं, एक अनुभव का, एक पढ़ाने का तरीके का काफी बड़ा रोल करता है। आपका जो मार्गदर्शक है वे आपको उठा भी सकता है, वे आपको गिरा भी सकता है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए आप मेरे साथ, मुझे ये बताइए, मैंने आपको ये समझाया कि नहीं समझाया कि अनुच्छेद भाग नंबर, तब मैंने आपको 1 पढ़ाया, तब आपको मैंने समझाया था कि अनुच्छेद 1 बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाना है, ये तो संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, पढ़ाया था। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 2 पढ़ाया था। अनुच्छेद 2 में मैंने आपको 4 बातें पढ़ाई थी। नंबर 2, एक तो ये पढ़ाया था, नए राज्य का गठन करेंगे, नए राज्य का गठन, ये पढ़ाया था मैंने आपको। इसी में दूसरा पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि पढ़ाया था, और सब पढ़ाया था बिल्कुल। फिर मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 2 में, जिन बच्चों ने संघ और उसका राज्य क्षेत्र नहीं देखा है मित्रों, वे पार्ट देख लेना, आपस में जुड़े हुए पार्ट है ये। किसी राज्य की सीमा में कमी करना, सर पढ़ाया था। आगे मैंने पढ़ाया था आपको, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, बिल्कुल सर ये भी समझाया था। अब मैंने आपको ये समझाया नहीं समझाया, जब मैंने आपको अनुच्छेद 4 पढ़ाया था तब, याद कीजिए मित्रों, मैंने आपको जोर दे दे के समझा रहा था कि ये 5 प्रकार के परिवर्तन, अनुच्छेद 2, ये गलत बोल गया, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जोर दे दे के पढ़ाया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया, यानी जो प्रावधान है उनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होंगे मेरे मित्रों। क्योंकि अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रकार के संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन। सामान्य बहुमत से संशोधन होगा, उनका अनुच्छेद 368 में कोई उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 4 यही कह रहा था, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 जो भी प्रावधान होंगे, विधेयक आएंगे, उन पे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो मित्रों 5 तो वैसे के वैसे आ गए। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया होगा सर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 क्या थे। दोस्तों आपको पता होगा, किसी भी राज्य में
विधान परिषद का गठन संसद करती है और विधान परिषद का गठन सामान्य बहुमत से होता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, संविधान संशोधन के रूप में भी काउंट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 7, किसी राज्य में विधान परिषद का विघटन यानी समाप्त, अगर किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है तो भी सामान्य बहुमत से किया जाएगा। बताइए 7 याद हुए कि नहीं हुए? अरे भाई 5 तो यूं के तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में 1, अनुच्छेद 3 में 4, 5, 2 विधान परिषद वाले गठन करना और समाप्त करना, ये विधान परिषद में हम लोग पढ़ेंगे। और एक और आप जोड़ दीजिए, लास्ट जो पॉइंट है वे है संघ शासित यानी केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, ये भी होगा, वे किससे होगा? सामान्य बहुमत से। तो मित्रों सामान्य बहुमत से कितने हो गए? 8, आराम से याद है। अनुच्छेद 2 1, अनुच्छेद 3 से 4, कुल हो गए 5। विधान परिषद का गठन करना, विधान परिषद को समाप्त करना और संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है, अब हम लोग देखें विशेष बहुमत वाले देख लें। जब विशेष बहुमत वाले देख लेंगे तो विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन, उसको देख लेंगे तो बाकी के शेष कहां बच जाएंगे? विशेष बहुमत से। देखिए उसमें नंबर 1, इसमें बहुत बड़े विषय आएंगे मित्रों, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल, बड़े बड़े विषय आएंगे दोस्तों, निर्वाचक मंडल। नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ध्यान सुने, 2 पॉइंट तो निकल गए हमारे राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल के संबंध में हमें कोई संशोधन करना है तो नंबर 3 के अनुसार होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में हमें कोई संशोधन करना है तो मित्रों ये हमारा पॉइंट नंबर 3 के अनुसार होगा, यानी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के। 3 नंबर हम बात करें तो ध्यान सुनना, केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, राज्य व केंद्र सरकारों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब हम लोग आ गए केंद्र और राज्यों के बीच में। दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, उनमें हमें कोई बदलाव करना है तो उसमें हम लोग ये काम में लेंगे। अब हम लोग कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग अनुसूची 7 की बात कर लें। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों को जो विषय है कानून बनाने की, 3 सूचियां हैं, वे 3 सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में है। तो अनुसूची 7 से संबंधित हमें कोई प्रावधान बदलने हैं तो दोस्तों ये भी हम किससे बदलेंगे? नंबर 3 से। नंबर 3 बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विशेष बहुमत वाला प्लस में आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन, ये लंबा शब्द पड़ जाता है, इसलिए मैं बार बार पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, हम बड़े स्तर में बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं। तो एक बात लिख देते हैं, संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, मैं याद करवा दूं, चिंता मत करना, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व
अब दोस्तों 5 हो गए। देखिए 5 को याद कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें राष्ट्रपति लाना है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि 2 गया। अब सीधे पहुंच जाते हैं संसद, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियां। केंद्र में है, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अनुसूची 7 मेरी पढ़ाई हुई है आपको कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों का बंटवारा कौन से विशेष अनुसूची के, कौन से राज्य सूची के, कौन से समवर्ती सूची के, तो अनुसूची 7 लेके आ जाओ। अभी हम संसद में ही है, तो क्यों ना संसद में जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित हमें कोई संशोधन करना है, तो वे भी इसी प्रकार से होगा। तो कितने हो गए दोस्तों? 5। अब हम सीधे सीधे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। किस में जाते हैं मेरे मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय पर हम जाएंगे, यानी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, लिख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई बदलाव करने हैं तो ये भी हमारा इसी में जाएगा। ठीक है, 6 नंबर हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यायपालिका की, तो क्यों ना संघ शासित प्रदेशों में जो न्यायालय की स्थापना की जाएगी उसको भी यहां लिख दे। हम एक पॉइंट लिखेंगे, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों में न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय की स्थापना। और दोस्तों 8 नंबर खुद अनुच्छेद 368। अगर अनुच्छेद 368 में भी हमें संशोधन करना है तो उसमें भी हम नंबर 3 का है, उसके संशोधन की हम बात करेंगे। न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय। फिर से याद करवा रहा हूं, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई संशोधन करना है तो इस प्रक्रिया से होगा। राष्ट्रपति की बात आई, निर्वाचन की विधि में संशोधन करना है तो इस प्रक्रिया से होगा। बड़े स्तर में बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है तो इस प्रकार से होगा। अनुसूची 7 में हमें कोई परिवर्तन करना है तो इस प्रकार से होगा। संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई बदलाव करना है तो इस प्रकार से होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है तो इस प्रकार से होगा। संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है तो इस प्रकार से होगा। और अनुच्छेद 368 खुद में कोई संशोधन करना है, स्वयं में कोई संशोधन करना है तो इस प्रकार से। फिर से समझे, सामान्य बहुमत से जो संशोधन होंगे दोस्तों, मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 पढ़ाया बाहरी राज्य को मिलाना, अनुच्छेद मैंने 3 पढ़ाया राज्य के अंदर परिवर्तन। राज्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तन 4 प्रकार से हो सकते हैं। किसी राज्य का गठन करना, उसकी सीमा में वृद्धि करना, उसकी सीमा में कमी करना और उसका नाम परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि इन दोनों अनुच्छेदों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी तो अनुच्छेद 368 में दोनों प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख है, इसका उल्लेख नहीं, इसका मतलब सामान्य बहुमत से होगा। फिर सीधे हम विधान परिषद पे जाते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो सामान्य बहुमत से होगा। किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है तो सामान्य बहुमत से होगा। और किसी संघ शासित प्रदेश के जो प्रशासन से संबंधित कोई प्रावधान है तो सामान्य बहुमत से है। 8 पॉइंट हैं, याद हो गए। इधर की हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल, फिर राष्ट्रपति पे है तो निर्वाचन विधि, 2 तो ये हो गए। अब हम बात करें संसद की, तो संसद मतलब केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार, उनकी शक्तियों से संबंधित। इसमें शक्तियों की बात कर रहे हैं तो विषय की बात कर लेते हैं। विषयों का जो विभाजन किया गया अनुसूची 7 में किया गया, उसमें से कोई विषय जोड़ तोड़ करना है इधर से उधर तो वे इसी में जाएगा। संसद की ही बात कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं, संसद में जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है वे भी इसी में जाएगा। अब हम न्यायपालिका पे आए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है वे इसी में जाएंगे। तो न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम केंद्र शासित प्रदेशों में अगर उच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे तो इसी से जाएगा। और खुद अनुच्छेद 368 है वे भी इसी से आएगा।
तो मित्रों सामान्य बहुमत से 8, हो सकता है कोई एक आधा और मेरे याद नहीं आ रहा हो, और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्य वाले सिस्टम में 8, बाकी के सभी बचे विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत वाले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि कितना बड़ा काम आपने कर लिया। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा काम हम कर लेंगे सर, कि सब कुछ याद हो जाएगा। आज बड़ा कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को अपने ऊपर कि सर ये बातें हमारी याद हो गई, कभी कल्पना ही नहीं की। और एग्जामिनर को न्योता दे दीजिए कि आप करिए सवाल, हम लोग तैयार हैं, पूछिए, आपका मन करे वहां से पूछ लीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करूंगा आपसे। मेरे मित्रों ये आपका संविधान संशोधन का जो पार्ट चल रहा था, बहुत आसानी से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात, गजब की बात हमारे लिए भी ये है कि अब हमें यह पता लग गया कि कौन सा प्रावधान किस प्रकार के संशोधन से होगा। सामान्य बहुमत से पढ़ लिए और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा अनुमोदन वाले पढ़ लिए, बाकी के सब बचे वे विशेष बहुमत में चलेंगे। क्लियर? अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। एक विषय जो हमारे बीच में उलझा रहता है कि संविधान में कितने संशोधन हो गए। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर सामान्य बहुमत से कोई संशोधन हुआ है तो अनुच्छेद 368 में नहीं आएगा। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्य वाला सिस्टम, ये दोनों का अनुच्छेद 368 में उल्लेख है और अनुच्छेद 368 में दोनों का उल्लेख है। तो दोनों प्रकार से संविधान संशोधन होगा, उसी की संविधान संशोधन में गिनती की जाती है। इस प्रकार के संविधान संशोधन की गिनती नहीं होती है, ये आप नोट कर लें। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो गए। दोस्तों इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है हमारे बीच में, कोई 103, कोई 104, कोई 120, कोई 121, कोई 124, कोई 125, कोई 126। एक्चुअल में फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है, क्या कारण रहा है, उसका पता लग जाएगा आपको। और आज के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि सर ये क्या सिस्टम है। समझिए, मैं समझा रहा हूं। देखो मेरे मित्रों, दो चीजें होती हैं। एक होता है संविधान संशोधन, विधेयक, विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये एक बात है। और एक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, दोनों में पहले अंतर समझिए। दोस्तों संविधान जो संशोधन विधेयक है, ये विधेयक है, लाया गया है। जरूर नहीं कि पारित हो। समझ के, विधेयक हैं जो लाए गए हैं, और यदि वे पारित हो गया, यदि वे पारित हो गया तो दोस्तों वे संविधान संशोधन बनेगा। समझ में आ गया कि संविधान संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं संशोधन के लिए, उन्हें हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और यदि वे पारित हो गए तो वे संविधान संशोधन हो जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या सिस्टम है, बताना। देखिए अभी जो नवीनतम संविधान संशोधन है दोस्तों, वे 104वां संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन 2019 ये है। अब दोस्तों ये संविधान संशोधन का क्रम है। अब
विधेयक मैं पहले बता चुका हूं, विधेयक आते हैं जरूर नहीं पास होते हैं। अगर वे लोकसभा में लाए, लोकसभा भंग हो गई, वे खत्म हो गई, राज्यसभा में लाए, राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होती है, वे पड़ा रहता है। अब ये जो विधेयक है, मैं कह रहा हूं विधेयक क्यों संख्या अधिक होगी, क्योंकि कुछ विधेयक है जो पेंडिंग है, कुछ है समाप्त हो गए, कुछ पारित हो गए। तो ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। अब आप समझ गए होंगे कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, 126वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया। तब ये पारित हुआ तो संविधान संशोधन के रूप में कौन सा हुआ? 104 नंबर का। अंतर आएगा ना। संशोधन विधेयक कुछ ऐसे हैं जो पारित नहीं हुए, तो संविधान संशोधन विधेयक पूछे तो क्रम संख्या 126 हो चुकी है अब तक, और संशोधन पूछे तो 104। ये नवीनतम संविधान संशोधन है। ये क्या था आपको पता होगा कि एक अनुच्छेद 334 है। अनुच्छेद 334 ये कहता है कि ये जो लोकसभा है, संसद लिखते हैं, लोकसभा और विधानमंडल, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो एसटी और एससी को रिजर्वेशन है, वे एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया गया था, तो वे रिजर्वेशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और ये रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए दिया गया, यानी इसे खत्म होना था 25 जनवरी 1960 को। मित्रों ध्यान सुनना, हम कहते हैं ना एसटी एससी को रिजर्वेशन, अरे कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? जो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया है ना, वे कोई नौकरी वाला रिजर्वेशन नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, हम लोग खुश होते हैं, ठीक है साहब रिजर्वेशन बढ़ गया है ना। ये नौकरी और शैक्षणिक रिजर्वेशन नहीं है दोस्तों। ये रिजर्वेशन वे है जो एमएलए और एमपी के लिए दिया गया है, उनके लिए जो निर्वाचन सीटें हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस रिजर्वेशन को प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में बढ़ाया गया। और दोस्तों 124 नंबर का जो संविधान संशोधन है, उसके द्वारा संसद ने अनुच्छेद 334 में बात की गई है। किसकी? जो विधानसभा और लोकसभा में जो रिजर्वेशन है एसटी और एससी का, ये अनुच्छेद 334 में 10 वर्ष के लिए दिया गया, प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ाया गया। तो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है, इससे पहले ये रिजर्वेशन 25 जनवरी 2010 को समाप्त हो रहा था, लेकिन संशोधन कर दिया तो अब ये रिजर्वेशन कब तक हो जाएगा? 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2030 तक। यानी ये हमारा 104 नंबर का संविधान संशोधन था। समझ में आ गया कि अनुच्छेद 334 में परिवर्तन करके तो 10 वर्ष वाली बात है उसको बढ़ाते गए और इसके द्वारा 25 जनवरी 2020 को ये प्रावधान खत्म हो रहा था, लेकिन इसको फिर बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया। शैक्षणिक नहीं, नौकरी वाला नहीं, जो विधानसभा और लोकसभा वाला है। क्लियर? तो ये 126 नंबर का संविधान संशोधन था। समझ में आ गया? एक कहानी और बता दूं मैं आपको ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, एक संविधान संशोधन जो कि 119 नंबर का होगा, 119वां संविधान संशोधन 2013 में लाया गया। क्लियर? ये पारित हुआ तो यही संविधान संशोधन कौन सा नंबर का होगा? 100 नंबर का संशोधन विधेयक लगाना पड़ेगा, विधेयक 2013। अब ये 100वां संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक बनेगा पारित होने के बाद और 2015 में बनेगा। अंतर समझना,
संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, तो संशोधन विधेयक के रूप में इसकी संख्या कितनी है? 119। तो ये पारित हो गया तो संविधान संशोधन कहलाएगा। और संविधान संशोधन कौन सा नंबर का होगा? 100 नंबर का। कितने साल बाद हुआ है? 2 साल बाद। तो विधेयक 13 में लाया गया, पारित 15 में हुआ। विधेयक 119 नंबर का था, पारित होने के बाद 100 नंबर का संविधान संशोधन बना। तो मित्रों, इस तरीके से संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन की क्रम संख्या में अंतर आता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, ये 100 नंबर का संविधान संशोधन मैंने अभी करवाया आपको पिछले पार्टों में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बस्तियों का आदान प्रदान किया गया उससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये पार्ट हमारा यहीं पूर्ण होगा। 1 घंटे के आसपास हो गया होगा। काफी ताकत लगाई है मैंने भी समझाने के लिए, और आपको भी ताकत लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। मित्रों, ये समझ में नहीं आया ना तो संविधान समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए बहुत ताकत लगा के 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहना, समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं बेटा, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं बता दूं आप लोगों को कि राइट हैंड की एक विशेषता है कि इससे पढ़ने वाले बच्चे ही रुकेंगे, पढ़ने वाले बच्चे इसका सामना करेंगे। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं, कुछ बातें कड़वी भी कर लेते हैं, बाकी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हंसी मजाक हमारे पास होती नहीं है, गाना बजाना हमसे आता नहीं है। तो मित्रों, हो सकता है काफी लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है 100% दावे के साथ कह सकता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़ेगा। उसे पता है हम लोग क्या पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं, बेचारों ने कभी कंपटीशन का पेपर दिया ही नहीं, उनको तो ऐसे लगेगा यार पता नहीं क्या कहानी चल रही है, डर लग रहा है, इतना कैसे याद होगा। लेकिन जो बच्चे 2-4 बार पेपर दे चुके हैं और उनके पास में अनुभव है, तो वे जरूर सोचेंगे कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यही बात एग्जामिनर चाहता है और यही पेपर में आ रही है। लेकिन दोस्तों, इन बातों को वे ही समझ पाएगा जिनके पास में अनुभव है। तो जो बच्चे नए हैं दोस्तों, हिम्मत रख के आप सामना कीजिए इसका। आपके जीवन में 4 चांद जरूर लगाएगा सफलता में। ये रायथान है और प्रयास यही है कि हम लोग काफी अच्छा मैटर आप तक पहुंचाएं। जो शुरू कर दिया वो कम से कम सब्जेक्ट पूरा ना तो टॉपिक तो पूरा करवाए। ठीक है दोस्तों, जो मैंने पढ़ा दिया उसमें फिर कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका मन करता है तो खूब पढ़ो, मैं मना भी नहीं करता। जो मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है, उसमें आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं मेरे दोस्तों। तो प्यार प्रेम आपका बनाए रखना, रायथान परिवार को बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें मेरे मित्रों। ये काम मैंने आप पर छोड़ा हुआ है, तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम लोग भारत के संविधान की चर्चा लेके आगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। राम राम साहब, राम राम।